डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम आईटीबी की क्लास ले रहे हैं और आईटीबी में ज़्यादा नंबर देने का जो तरीका है वो ये है कि इसके अंदर कोई 10 के लगभग टॉपिक हैं और 10 सवाल आते हैं। तो हर टॉपिक के लिए आपको एक जो सवाल है वो पूरा कवर करना होगा। अगर एक सवाल आप पूरा कवर कर लेते हैं तो यकीनन चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप इजीली इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है जी। तो लास्ट वीक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमारा कंप्लीट हुआ, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। एक मिनट जरा भेजो। अच्छा जी। तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, ये हमने लास्ट क्लास में सवाल किया था। अच्छा, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही अहम सवाल था। आई होप कि ये आपने याद भी कर लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है ना। तो बहरहाल ये कि ये बड़ा अहम सवाल था। तो लास्ट क्लास में हमारी ये वाला सवाल हुआ था जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद जो हमने सवाल शुरू किया, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन टाइप्स काइंड्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये वाला सवाल बेसिकली मैं आपको लिखवा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने ये नोट्स में दिया था तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने ये कहा कि सर मुश्किल हो रही है, ये याद नहीं हो रहा है, ऐसा है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि अगर आप चाहते हैं तो आपके घर पर कि आप लिख लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये भी याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़रूरी है। ये सवाल भी आपके सामने है। सवाल लिखें, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ, ये तीन तरह से आता है क्लासिफिकेशन टाइप्स और काइंड्स। यही वजह है कि आपके सामने तीनों नजर ओके। हेडिंग डालिएगा क्लासिफिकेशन टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बेसिकली ये वैसे मैंने पहले भी पढ़ाया था। आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद ना भी ली हो क्लास, लेकिन ये मैंने नोट्स से आपको लिखवाया था। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी अल्फाजों में ही आपको लिखवा दूँ। उससे ये होगा कि आपके लिए याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना। जो कुछ लिखा है मैंने, आप इसको कॉपी करेंगे। रजिस्टर, पेन और हैंड फ्री, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। ओके। तो क्लासिफिकेशन टाइप्स काइंड्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, फॉलोइंग आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज जो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसे कहते हैं? फॉर्मेशन कहते हैं कायम करने को। फॉर्मेशन कहते हैं कायम करने को, यानी कोई भी चीज जब उसको स्टार्ट किया जा रहा हो, स्टैब्लिश किया जा रहा हो, उसे कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। तो मुख्तलिफ तरीके से इसकी जो है देखा जा सकता है, इसकी क्लासिफिकेशंस को। तो सबसे पहले जो हम देख रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, on the basis of formation, on the basis of formation, the classification
of a joint stock company can be classified in the following. On the basis of formation, the classification of a joint stock company can be classified in the following. Number A हेडिंग आ जाएगी चार्टर्ड कंपनी. Number A is what? चार्टर्ड कंपनी. चार्टर्ड कंपनी क्या होती है? चार्टर्ड कंपनी वो होती है जो किसी बादशाह या मलका के ऑर्डर से बनती है. ठीक है जी. कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी बादशाह या मलका के ऑर्डर से बने उसे चार्टर्ड कंपनी कहा जाता है. किंगडम. सही. हेडिंग डालें चार्टर्ड कंपनी. द कंपनी विच इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ किंगडम मे बी, तो हमारे बाद मे बी अ किंग और अ क्वीन इज कॉल्ड अ चार्टर्ड कंपनी. अच्छा देखें, पाकिस्तान के अंदर तो कोई बादशाह है. पाकिस्तान के अंदर हर बंदा बादशाह है. ठीक है ना. अब एक बंदा तो कोई बादशाह नहीं है. मैं भी बादशाह हूँ, आप भी बादशाह, सब बादशाह हैं. जिसकी मर्जी क्लास ले ना ले. अब देखें ना कितने सारे ओपिनियन मिलते हैं हमें सोशल मीडिया पर किसी भी चीज के बारे में. हर बंदे ने अपनी एक अलग सल्तनत बनाई हुई है. ऐसा है कि नहीं? हर बंदा अपनी सल्तनत का बादशाह. सल्तनत एरिया के हम बादशाह हैं यहाँ पर, अपनी एरिया के, अपने घर के. हर बंदे की अपनी सल्तनत है. तो द कंपनी व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ किंगडम मे बी अ किंग और क्वीन इज कॉल्ड चार्टर्ड कंपनी. अब देखें ना, लेकिन अरब अगर दुनिया में अगर जाए तो आज भी वहां पर बादशाहत मौजूद है. आखिरी जो हिस्सा रह गया बादशाहत का दुनिया में, तकरीबन बादशाहत इख्तिताम पजीर हो चुकी है और सिर्फ आखिरी बादशाह रह गए, वो भी अरब के बादशाह. अरब के बादशाह क्यों रह गए? अरब के बादशाह के रहने की वजह है वो उनके जो एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं बहुत सारे ऐसे लोगों से कि जो उनको सपोर्ट करें. ठीक है ना. तो इस वजह से वो चल रहा है. अगर वो ना हो तो फिर इनका भी हालत जो है इनकी बहुत ज्यादा खराब हो सकती है. तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, आपने सुना. आप एग्जाम्पल लिखेंगे इसकी. बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ केएसए एंड अरामको, ये तीन वो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं जो कि बादशाह के ऑर्डर से बनी. ठीक है ना. तो बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 में बनाया गया. अच्छा, बैंक ऑफ इंग्लैंड जब बनाया गया तो बर्तानिया के अंदर भी बादशाहत थी. यानी कि इस वक्त क्या है वहां पर, इस वक्त भी आपने सुना होगा कि वहां पर इस वक्त भी क्वीन है और उनके प्रिंस चार्ल्स हैं. ठीक है ना. उनका बेटा है प्रिंस विलियम, केट मिडलटन उनकी बेगम है. मतलब ये एक रॉयल फैमिली है. लेकिन बर्तानिया में क्या हुआ कि शहजादे मलका इख्तिदार से अलग हुई. उन्होंने बोला हमें दिलों का शहजादा बना के रखें. ठीक है ना. हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम हुकूमत से अलग होना चाहिए. क्योंकि जाहिर है जब आप हुकूमत में रहते हैं तो कोई आपके खिलाफ होता है और कोई आपकी हिमायत में होता है. ठीक है ना. ये आर्टिकल पहली बार आपके सामने आया तो आप इसको कॉपी सब करें, क्योंकि पिछली बार जो लिखा हुआ है ना वो थोड़ा मुश्किल वर्डिंग थी. तो बेहतर है कि आप सभी लिख लें क्योंकि ये याद करने में आपको बहुत आसानी रहेगी. अच्छा, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड भी सुन लिया आपने. बैंक ऑफ केएसए, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया. आप जैसा कि जानते हैं तो वहाँ पर तो है ही बादशाह और इस वक्त किंग अब्दुल अजीज, फिर उनका वली है शाह सुलेमान. ठीक है ना. फिर आरामको एक कंपनी है ऑयल की, वो भी चार्टर्ड कंपनी है. इसके बाद है हमारे पास स्टैट्यूटरी कंपनी. स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूट कहते हैं लॉ. STATUT, स्टैट्यूट. इसका मतलब क्या है? लॉ, कानून. ब्लाइंड, अंधा कानून. ये सही है समझाने के लिए लिखा है, ये मैं मिटा देता हूँ दोबारा, कभी आप लिख लें. स्टैट्यूट मतलब क्या है? लॉ. तो स्टैट्यूटरी मतलब कानूनी. स्टैट्यूट मतलब कानून और स्टैट्यूटरी मतलब क्या हो गया? कानूनी हो गया. ठीक है. तो द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी
which is made by passing legislation from parliament is called statutory company. ठीक है जी, the joint stock company which is made by passing legislation from parliament is called statutory company. सही, यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि एक लेजिस्लेशन यानी कि कानून पास करने के बाद अगर बन रही है तो उसे कहा जाता है स्टेचुटरी कंपनी। अब पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट आपने देखा होगा कि एक पूरा मजमा लगा होता है असेंबली में, और वो इमरान खान कभी तकरीर कर रहा है, कभी वो आपस में लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह, वो उसको कहते हैं पार्लियामेंट। तो बहरहाल ये अफसोस की बात है कि ये लोग बड़े बुरे तरीके से जो है वो लड़ रहे होते हैं उसके अंदर, हमारे सियासतदान। और वो शोर शराबा आपने देखा होगा नुसरत सहर अब्बासी की, आप देखिएगा, मैंने शेयर की थी और वीडियो, तो उसमें वो लड़ रही है, चिल्ला रही है पार्लियामेंट में खड़ी। पार्लियामेंट है क्या? बेसिकली पार्लियामेंट एक वो इदारा है, एक वो जगह है, मुकद्दस तरीन जगह पाकिस्तान की, कि जहां पर पाकिस्तान के कानून बनते हैं, और जो उन कानून को फॉलो ना करे उन्हें ऐसी सजा भी दी जा सकती है, फांसी की सजा दी जा सकती है। यानी कि इतनी जो है वो इम्पोर्टेंट जगह होती है वो। तो जो कानून पास करके बने वो, अब देखें इसमें एग्जांपल है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्टेट बैंक, ये दो मैंने पाकिस्तान से मिसालें दे दी आपको। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया में पहले साल 1947 से लेकर 1948 तक सेम करेंसी चलती थी, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह जब बांग्लादेश अलग हुआ हमसे, तो पाकिस्तान और इंडिया की करेंसी जो थी वो सेम थी, सिर्फ उन्होंने क्या किया था, उस पर ना ठप्पा लगाना शुरू कर दिया था, पाकिस्तानी नोटों पर ठप्पा लगा के बांग्लादेश का ठप्पा लग के, और वो फिर वो इस्तेमाल करते थे वो लोग। कुछ वक्त उन्होंने सेम करेंसी रखी, और उसके बाद उन्होंने वक्त के साथ साथ वो करेंसी चेंज करना शुरू कर दी, ठीक है। अच्छा, तो हुआ ये कि 1947 में मुआहदा ये हुआ था कायदे आज़म और गांधी जी के दरमियान कि हम 3 साल तक सेम करेंसी रखेंगे, 3 साल के बाद हम अलग कर लेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जितना हमें पैसा मिलना था उतना पैसा हमें मिल नहीं रहा था। जब हमें पैसा नहीं मिला तो हमने अपने अलग नोट छापना शुरू कर दिया, हमने फौरन वो मुआहदा तोड़ दिया जुलाई 1948 में, और आए चंडीगढ़ रोड कायदे आज़म खुद गए, पहला ब्लॉक उन्होंने अपने हाथ से वहाँ पर रखा, जो आज एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पाकिस्तान का स्टेट बैंक का जो जगह है वो कराची के अंदर आई चंडीगढ़ रोड पर ही मौजूद है, जिसकी बुनियाद कायदे आज़म ने अपने खुद दस्ते मुबारक से रखी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है ऑयल के हवाले से, वो भी कानून के तहत बना, ठीक है जी। तो ये स्टेचुटरी कंपनीज है, कानूनी कंपनीज है, और उनकी बड़ी वैल्यू है। अब दोनों ही कंपनीज देखें, दोनों खजाने से कम नहीं है। एक स्टेट बैंक है जो नोट इशू करता है, ठीक है ना। अब मेरा जाना हुआ है उन कमरों में, खैर अब ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है और बहुत कम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता फिलहाल। इतना बताऊंगा कि वो नोट इतने छप के रखे होते हैं पेटियों में, ठीक है ना। पेटियों में, एक पेटी में 20 बंडल होते हैं। अब बंडल होता है इतना बड़ा, उस एक बंडल के अंदर 10 पैकेट होते हैं, हर पैकेट के अंदर 100 नोट होते हैं। एक जो पैकेट होता है उसके अंदर 100 नोट होते हैं। मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए का एक पैकेट है, तो वो 5,000 वाले नोट का जो एक पैकेट होता है वो 5 लाख का होता है, और एक बंडल में 10 पैकेट होते हैं, यानी कि एक बंडल होता है 50 लाख रुपए, और एक पेटी के अंदर 20 बंडल होते हैं। तो जरा बताएं कितने पैसे हुए भाई? एक पैकेट कितने का है? 50 लाख रुपए, 20 पैकेट 10 करोड़ रुपए, एक पेटी 10 करोड़ रुपए की। ढेरों पेटियां रखी हैं वहां पे 5,000 वाले नोटों, ढेरों 1,000 वाले, ढेरों 500 वाले, ढेरों 100 वाले, 20 वाले, 50 वाले, 10 वाले, ऐसे पड़े हैं। कितनी कीमती जगह होगी वहां पर। अगर अब कोई बंदा घुस जाए और एक पेटी निकाल ले, एक पेटी, कैसा वक्त गुजरेगा उसका? जरा प्रेजेंट लगा दिएगा चैट में जाकर। अच्छा जी, तो स्टेचुटरी कंपनी भी आपने सुन लिया कि कानून के पार्लियामेंट से पास होकर अगर कोई कंपनी बनती है, पार्लियामेंट से पास होकर अगर कोई कंपनी बनती है उसे स्टेचुटरी कंपनी कहा। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, तो स्टेचुटरी कंपनी आपने यकीनन लिख लिया होगा। अब हम अगली हेडिंग की तरफ जाने पड़ते हैं, नेशनलाइज्ड कंपनी। नेशनलाइज्ड कंपनीज देखें, किसी भी मुल्क में, जमहूरियत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में,
यहाँ पर सबसे अगर कोई स्ट्रांग है ना तो वो है हमारी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट से स्ट्रांग जो है वो कोई भी नहीं। सही है। अच्छा, अब क्या है, जैसा कि आपने सुना कि हमारी गवर्नमेंट से स्ट्रांग जो है वो कोई भी नहीं। और ये जो नेशनलाइज्ड कंपनी होती हैं वो होती हैं कि जिनको गवर्नमेंट खुद कंट्रोल ले लेती है उनका, जबरदस्ती बोलते हैं भाई, या जबरदस्ती या कोई वॉलंटरी खुद ही दे दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो होता ही है कि, बल्कि हुआ एक्चुअली भुट्टो के दौर में ये हुआ कि तमाम प्राइवेट बहुत सारे इदारों का जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया। एक ऑर्डिनेंस जारी हुआ, रूल के पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशलिज्म नाफिज कर दिया गया। जब पूरे पाकिस्तान में सोशलिज्म का नफाज हुआ, उसके नाफिज होते ही जो है सारे प्राइवेट अस्पताल जो थे वो सरकारी हो गए। सही, सारे प्राइवेट अस्पताल सरकारी हो गए। इसी तरह अच्छा जी, इसके बाद नेशनलाइज्ड कंपनी आपने सुना, तो एनी कंपनी व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड बाय प्राइवेट सेक्टर बट लेटर गवर्नमेंट टू कंट्रोल ऑन दीज कंपनीज एंड मेक देम नेशनलाइज। ठीक है ना, सारे प्राइवेट अस्पताल सरकारी हो गए, सारे बैंक सरकारी हो गए, और दीगर बहुत सारे इदारे जो थे वो प्राइवेट थे, और बाद में वो क्या हो गए, गवर्नमेंट ने उन पर फुल जो है वो अपना कंट्रोल जमा लिया। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका इम्पैक्ट ये आया कि उन इदारों का जो स्टेटस था वो प्राइवेट से चेंज होकर नेशनलाइज हो गया। अल्लाह रहम करे, क्या आंधी वांधी आ रही है क्या? बड़ी जो वो तेज हवा चल रही है हमारी तरफ। अल्लाह रहम करेगा। हाँ, आंधी आ गई दोबारा। मुझे लग रहा है क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ ना तो वहाँ पे बड़ी तेज हवा चलने लगी अचानक से। आंधी आ गई दोबारा। जैसे आंधी आई है, एक मिनट जरा मैं गेट बंद कर दूँ, एक मिनट गेट बंद कर दूँ, कभी मतलब हालात खराब हो जाए कमरे के, इसलिए। हेलो हेलो, आप लोगों की तरफ नॉर्थ कराची वाले बताएं जरा, वाकई में मतलब तेज हवा चल रही है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं? हमारी तरफ भी अरे स्टार्ट हुई है अभी, और सर तेज आंधी होगी। आ रही है। सर आंधी आ रही है। आंधी आ रही है, बहुत तेज है। चलो एंजॉय करो ना फिर, क्या ख्याल है? कोई टेंशन की बात नहीं है। दुआ करें बारिश भी हो, सिर्फ आंधी होगी तो खतरनाक हो जाएगा। सोच रहा हूँ यार नीचे वाले फ्लोर पे चला जाऊँ, यहाँ मट्टी हो जाएगी बहुत। चलो अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक। चलें आगे बढ़ते हैं। तो नेशनलाइज्ड कंपनी, एनी कंपनी विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर ने प्राइवेट अस्पताल खोला, लेकिन गवर्नमेंट को वो इतना अच्छा अस्पताल पसंद आ गया कि गवर्नमेंट ने अपना उस पर कंट्रोल कर लिया। ठीक है जी, तो ये क्या है? ये है नेशनलाइज्ड कंपनी। एग्जांपल इसकी मैंने दिए हैं बैंक्स के हवाले से, एचबीएल, ठीक है ना, एमसीबी, अलाइड बैंक, ये जो थे ये बेसिकली पहले प्राइवेट थे। इनको जब खोला गया तो ये प्राइवेट थे, लेकिन व्हाट हैपेंड, बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि ये गवर्नमेंट हो गए और इन पर गवर्नमेंट ने अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है ना, अब यकीन करें ये खून के आंसू रोए ये लोग ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो नेशनलाइज कंपनी में हुआ क्या था कि वो चाह रहे थे भुट्टो साहब के सबका स्टेटस बराबर हो, अमीर और गरीब में कोई फर्क न रहे।
जहाँ पर गरीब का बच्चा पढ़ रहा है वहीं पर अमीर का बच्चा पढ़े, जहाँ पर गरीब के बच्चे का अस्पताल में इलाज हो रहा है वहीं पर अमीर का होना चाहिए। तो उनको करना ये चाहिए था कि सिविल अस्पताल का, जिना अस्पताल का, अब्बासी अस्पताल का स्टेटस ला के आगा खान के ऊपर रख देते, ठीक है ना, दोनों का स्टेटस बराबर कर देते। अब वो उन्होंने क्या किया, सिविल अस्पताल का स्टेटस नीचे था, आगा खान को भी वो नीचे लेगा, उल्टा कर दिया उन्होंने। यानी कि बजाय इसके कि सहूलियात पहले से बेहतर मिलती, जो मतलब सहूलियातें पहले से बेहतर मिलती, इसकी जगह उल्टा कुछ हुआ कि सहूलियात पहले से कम हो गई। ये एक नेगेटिव पॉइंट था इसका, ठीक है ना। बहरहाल एचपीएल जब सरकारी हो तो उसके बहुत हालात खराब हो गए थे, दोबारा से फिर वो प्राइवेट हो, जब प्राइवेट हो तो फिर उन्होंने अपने आप को रिवाइव किया और एक वक्त ऐसा आ गया कि दोबारा उनके बड़े बेहतरीन हालात हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइज कंपनी। प्राइवेटाइज कंपनी क्या होती है कि गवर्नमेंट ने खुद वो इदारा शुरू किया होता है, खुद उसको वो लेकर चलता है, गवर्नमेंट खुद लेके चलती है, लेकिन जो है ना वो गवर्नमेंट उसको मतलब नहीं कर पाती, नहीं रख पाती सही से, और लॉस में जाता है वो इदारा। और इदारा, जब कोई भी सरकारी इदारा अगर लॉस में जाता है, जब कोई सरकारी इदारा अगर लॉस में जा रहा होता है, इसका मतलब ये है कि वो आपके पैसे खा रहे होते हैं, आपके पैसों को वो निकल रहे होते हैं, यानी कि टैक्सेस, आवाम से वो टैक्स लेके वो उनको दे देते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर एक बंदा नुकसान कर रहा है, एक महीने हाँ भाई 10 करोड़ का नुकसान कर दिया, मतलब हम गरीब आवाम पर टैक्स लगा, 10 करोड़ हमसे लेके उनको दे दिया, फिर वो आगे अगले महीने 20 करोड़ का नुकसान कर दिया, फिर हम पे टैक्स लगा, फिर उनको दे दिया। तो वो दरअसल ये जो लॉस मेकिंग इदारे होते हैं, दरअसल ये इदारे हम पर, आवाम पर एक बहुत बड़ा बोझ होते हैं। तो इनको खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको खत्म करने के लिए हमें ये करना होगा कि हमें इन पर स्टॉप लगाना होगा। तो ये प्राइवेटाइजेशन इसका एक तरीका है। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रिक जो है वो कराची से बिल ही वसूल नहीं कर पाता था। इलेक्ट्रिक के हालात ये थे कि इलेक्ट्रिक कराची से बिल वसूल नहीं कर पाता था। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि गवर्नमेंट टुक कंट्रोल, गवर्नमेंट ने कंट्रोल ले लिया। जब गवर्नमेंट ने कंट्रोल लिया तो उन्होंने रिकवरी करके दिखाया कि देखो भाई ऐसे रिकवरी हो भी सकती, कोई ऐसा मसला नहीं है। कि इलेक्ट्रिक ने फिर रिकवरी करी प्राइवेटाइज होने के बाद, कि इलेक्ट्रिक के हालात, अपने हालात बेहतर हो गए, आवाम को तो उन्होंने निचोड़ दिया, लेकिन उनके अपने हालात हमने देखा कि बहुत ज्यादा बेहतर हो गए, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह जो है हम ये भी देखते हैं प्राइवेटाइज कंपनी के अंदर और भी इदारे, मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ एसएसजीसी और पीटीसीएल। पीटीसीएल के हालात क्या थे मैं आपको बताऊं। पीटीसीएल के हालात ये थे कि अगर आप अपना जो है वो अकाउंट खोलना चाहते हैं, ठीक है जी, तो इट वाज नॉट इजी फॉर यू कि आप जो है कोई भी अपना अकाउंट खोल सकें। अच्छा, और अपना अगर आप फोन लगवाना चाहते हैं तो रिश्वत देकर पीटीसीएल से फोन लगवाना पड़ता। वक्त चेंज हुआ, वक्त गुजरा, और फिर एक ऐसा जो है वो वक्त आ गया कि अब आप ये बोले और उसी दिन फोन लगे। यानी कि पहले होता था 2 साल, वो टाइम देते थे कि भाई 2 साल बाद फोन लगेगा और इतने साल बाद फोन लगेगा। लेकिन जब वक्त चेंज हुआ तो फिर ऐसा हो गया कि अब कोई मसला ही नहीं रहा उनके लिए, ठीक है जी। और अब एक ही दिन में फोन लग जाता है प्राइवेटाइजेशन होने के बाद। एसएचजीसी के हालात भी बहुत खराब थे। गैस का मीटर, अगर आपके गैस का मीटर खराब हो गया है, गैस नहीं आ रही है, वो 6 महीने बाद आएंगे आपकी गैस सही करने। लेकिन फिर हमने देखा जब एसएचजीसी को भी प्राइवेटाइज किया गया तो जिस दिन आपने कंप्लेन किया 24 घंटे में आपकी कंप्लेन सही करते हैं। पीटीसीएल अभी भी बहुत लेजी है, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा लेजी है, और इनको अभी भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है ना। ओके, तो ये था प्राइवेटाइज्ड कंपनी के बारे में। हम बढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी, नंबर 2 हेडिंग होगी हमारी बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। On the
basis of capital, a company can be classified in the following. On the basis of capital, a company can be classified in the following. A, limited by shares. लिख लें वैसे वो शिद्दत नहीं है, अभी हवा बहुत तेज है, लेकिन वो शिद्दत नहीं है जो मेरे ख्याल से उस दिन हमने देखी। आज मतलब बहुत स्लो है उसके मुकाबले, हल्का, लेकिन ये हवा तेज हो गई। अल्लाह करे बारिश भी हो जाए। अच्छा जी, तो लिमिटेड बाय शेयर्स। अब एक काम करते हैं, बस फिलहाल इतना ही रखते हैं और इंशाल्लाह इसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मैं इसकी रिकॉर्डिंग को रखता हूँ। कोई सवाल अगर है तो आप पूछें, इफ यू वांट टू